नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। आप देख रहे हैं वीएनएम न्यूज़ और न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं सपना। लेकर आई हूं दिन भर की खबरें। देश या दुनिया, शहर जिले से कौन सी अहम और खास खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। देश के कई राज्यों में तापमान का पारा 40 से 45 डिग्री, अगले 3 दिन नहीं मिलेगी राहत। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से करोड़ों का गांजा बरामद, फ्लाइट में बैंकॉक से गांजे की तस्करी। 28 मई को वडोदरा को मिलेंगे नए मेयर, म्युनिसिपल कमिश्नर ने किया ऐलान। देश भर में गर्मी ने हाहाकार मचा रखा है। ज्यादातर राज्यों में गर्मी का पारा 40 से 45 डिग्री दर्ज हो रहा है, जिससे लोग बेहाल है। AQI वेदर के मुताबिक आज शुक्रवार दोपहर 3 बजे दुनिया के 22 सबसे गर्म शहरों में पारा 47 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। ये सभी शहर भारत के हैं। इनमें 13 शहर उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन देश को अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत के आसार नहीं हैं। देखिए, इस समय पूरा नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया के काफ़ी हिस्सों में हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं। और अगर हम आने वाले दिनों की बात करें तो ये आलमोस्ट 6 से 7 दिन कंटिन्यू रहेगा, लेकिन प्लेन्स पे तो कंटिन्यू रहने का अनुमान है। अगर हिमालय की बात करें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, वहाँ आने वाले 2 दिन रहेगा। उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से वहाँ रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो जिसके कारण टेम्परेचर्स में वहाँ गिरावट आ जाएगी। और इसको ही मध्य आज के लिए हमारा 3 स्टेट के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और विदर्भ रीजन महाराष्ट्र का, वहाँ के लिए हमारा आने वाले 2 से 3 दिन के लिए रेड अलर्ट है और बाकी दिनों में ऑरेंज अलर्ट है। और अगर आप NCR दिल्ली की बात करें तो NCR दिल्ली में भी हम आने वाले 6 से 7 दिन के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हीट वेव कंटिन्यू रहेगा और उसके लिए हमारा ऑरेंज अलर्ट है। थैंक यू। ओडिशा का बोलांगीर और बिहार का सासाराम सबसे ज़्यादा गर्म है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक देश के 35 शहरों में गुरुवार को रात का पारा 30 डिग्री से ऊपर रहा। बिहार के पटना और गयाजी में गर्मी के कारण 22 से 26 मई तक 5वीं तक की स्कूल बंद किए गए। मधेपुरा और सहरसा में गुरुवार को बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। पंजाब सरकार ने सरकारी दफ्तरों और स्कूलों का समय बदल दिया है। अब दफ्तर और स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 1:30 बजे बंद होंगे। देश के कई राज्यों में गर्मी से बीमार पड़ रहे मरीजों के लिए विशेष वार्ड बनाया गया है, जहां उन्हें इलाज दिया जा रहा है। देखिए, हीट वेव जब कभी भी आता है तो उससे संबंधित जो स्वास्थ्य में परेशानियां आती हैं, उन्हें हम लोग कई तरह से कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहला जो डिहाइड्रेशन होता है, जो सबसे माइल्ड टाइप का होता है, शरीर में नमक और पानी की कमी। फिर उसके बाद लू लगना, जिसको कि हम लोग हीट स्ट्रोक करते हैं। और जब ये सीरियस फॉर्म में होता है तब बेहोशी छाने जैसा हो जाता है। इसके लिए ये जरूरी है कि हम थोड़ी सावधानियां रखें। सबसे पहले जहाँ तक संभव हो, जब एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर यानी दोपहर के समय, यानी कि 11 बजे से लेकर के शाम के 4-5 बजे तक जहाँ तक हो, वो बाहर ना निकले। अगर बाहर निकलना ज़रूरी हो तो आप पूरे आस्तीन का जो कपड़ा है वो पहने, पूरे आस्तीन का शर्ट पहने, फुल पैंट पहने, और जहाँ तक ये टोपियाँ हों या जो सर पर पगड़ी जो गांव के लोग बांधते हैं वो बांधा करें। और जो लोग छाता या इंडोर्स रह सकते हैं वो इंडोर्स रहने की कोशिश करें। जब कभी आप बाहर जाएं तो जाने से पहले 1-2 लीटर पानी जरूर पी लें, और 1-2 लीटर पानी पीने के बाद और बाहर जब कभी भी जाएं तो इलेक्ट्रल वाटर का भी सेवन करें। तो इस तरह से आप अपने आप को एक्सेसिव हीट से बचा सकते हैं और डिहाइड्रेटेड होने से बचा सकते हैं। जरूरी इस बात को भी समझना है कि सिर्फ सादा पानी पीना जो है वो पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि गर्मी की वजह से आपके शरीर से पानी के साथ साथ नमक की भी कमी होती है। तो ऐसे में जो ORS सॉल्यूशन है उसका पीना जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। अहमदाबाद एयरपोर्ट को क्रिमिनल्स स्मगलिंग के लिए सॉफ्ट टारगेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कस्टम अधिकारियों की पैनी नजर की वजह से एक के बाद एक गांजा पकड़ा जा रहा है। हाल ही में गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से गांजे की एक बड़ी खेप
जब्त की गई थी। इस घटना की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि वहां से करीब 50 करोड़ की हेरोइन भी जब्त की गई। फिर 20 तारीख की आधी रात को थाई एयरवेज से आए एक पैसेंजर से 20 किलो से ज़्यादा गांजा जब्त किया गया। इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के हिसाब से 1 किलो गांजे की कीमत 1 करोड़ है। बरामद किए गए 20 किलो से ज़्यादा गांजे की कीमत 20 करोड़ से भी ज़्यादा मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक पैसेंजर जो दिल्ली से बैंकॉक होते हुए अहमदाबाद आया था, उसे कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़कर अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट किए गए आरोपी को आगे की जांच के लिए DRI को सौंप दिया गया है। DRI ने इस बात की डिटेल में जांच शुरू कर दी है कि आरोपी अंगद श्रीवास्तव ये गांजा कहां से, किससे और किसके लिए लाया था। आरोपी अंगद श्रीवास्तव से शुरुआती पूछताछ के दौरान कस्टम डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारियों को पता चला कि वो दिल्ली से बैंकॉक गया था, जहां से किसी ने उसे गांजा दिया था। वह इसे अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ले गया। वह अहमदाबाद से दिल्ली जा रहा था। यह उसकी पहली इंटरनेशनल फ्लाइट थी और अहमदाबाद पहुंचने पर कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने उसे पकड़ लिया। आरोपी को मामले की आगे की जांच के लिए गांजे के साथ DRI को सौंप दिया गया है। वडोदरा कॉरपोरेशन के चुनाव खत्म हुए 1 महीना होने को है, लेकिन अब तक शहर को मेयर समेत के पद अधिकारी नहीं मिले हैं। लेकिन अब ये इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है। वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम चुनाव 26 अप्रैल को हुए थे, जिनके नतीजे 28 अप्रैल को घोषित किए गए थे। इस चुनाव के नतीजे घोषित होने के ठीक 1 महीने बाद यानी 28 मई को वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नया बोर्ड बनने जा रहा है। इस बारे में ऑफिशियल एजेंडा आज वडोदरा म्यूनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू ने जारी किया। इसके साथ ही VMC की पॉलिटिक्स काफ़ी गर्मा गई है। नए पद अधिकारियों के चुनाव के दिन 28 मई की सुबह सभी चुने हुए कॉरपोरेटर्स की एक ज़रूरी मीटिंग रूलिंग पार्टी के ऑफिस में बुलाई जाएगी। इस मीटिंग में रीजनल हाईकमांड की तरफ से भेजे गए नामों का मैंडेट खोला जाएगा और अगले 2.5 साल के लिए मेयर का नाम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट शहर प्रेसिडेंट करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी जनरल मीटिंग के दिन ही होगी। उसी दिन वडोदरा नगर निगम की सबसे अहम स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग भी बुलाई जाएगी। स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों की जो लिस्ट जारी होगी, उसमें जिस सदस्य का नाम सबसे पहले होगा वो अगले 2.5 साल के लिए स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनेगा। गुजरात के वडोदरा में इन दिनों महानगर पालिका द्वारा शहर के अलग अलग इलाकों में प्री मानसून कार्यवाही चल रही है। वडोदरा शहर में महानगर पालिका द्वारा प्री मानसून कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसके तहत अटलादरा क्षेत्र में गटर लाइन की सफाई की जा रही थी, लेकिन सफाई के दौरान निकाला गया कचरा और कीचड़ सड़क पर ही छोड़ दिए जाने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सड़क पर फैले कीचड़ की वजह से वाहन चालकों और राहगीरों को आने जाने में दिक्कत हो रही थी। હું અટલાદરા ગામમાં જ રહું છું અને એક સામાજિક કાર્યકર્તા છું। છેલ્લા 22 વર્ષથી હું આ કાર્યમાં જોડાયેલો છું। આ કામને આજે 52 દિવસ થવા આવ્યા છે અને આમાં શું છે, બહુ મોટો પ્રશ્ન હતો અમારો। લગભગ છેલ્લા 4 વર્ષથી આ પ્રશ્ન હતો કે આજે લાઈન ખોદાઈને બેસી જાય, તૂટી જાય એવું હતું। એટલે અમારા કાઉન્સિલરશ્રીઓ, અમારા MLA શ્રી અને વોર્ડ 12ના એન્જિનિયરોશ્રીઓ એમને રજૂઆત કરતા એ લોકોએ મને એવી બાંહેધરી આપેલી કે અમારે સારું ગમે એવું કરવું છે, ગમે તેવું નથી કરવું। એટલે એના માટે એ લોકોએ ગમે એવું મને કામ કરી આપ્યું છે। હા, આવર જવરમાં જે તકલીફ છે એના માટે રાખ્યું છે કે કોઈ અંદર પડી ના જાય ને, એના માટે અમે અત્યારે આ રસ્તો સ્ટોપ રાખ્યો છે। અને અમારા આજે સમીરભાઈ વાઘેલા સાહેબ શ્રી જોર, અમારા 4 કાઉન્સિલર શ્રી જોર, સ્મિતભાઈ જોર વાત થઈ છે। એમણે કીધું કે આજે અમને થોડો તમને રસ્તો મૂકું, 2 વ્હીલર છે એટલો મને કરી આપો। એટલે અમને બાંહેધરી આપી કે 2 દિવસમાં કરી આપીશું અને એનું IPSનું કામગીરી આગળ ચાલુ છે અને આજકાલમાં એ પણ ચાલુ થઈ જશે। આ કામગીરી પાણીનો પ્રશ્ન હતો બહુ મોટો, જે 22 જોઈન્ટ હતા। એ 22 જોઈન્ટમાંથી હવે 4 જ જોઈન્ટમાં આખું કામગીરી પતાવી છે એ લોકોએ અને બહુ સારામાં સારું અમને ગમે એવું કામ એ લોકોએ કરી આપ્યું છે। એના લીધે જે અમારે ત્યાં જે 8 વર્ષથી અમારા ઘરોમાં જે પાણીનું લો પ્રેશર હતું એ અત્યારે બહુ સારા પ્રેશરથી પાણી આવે છે। એ અમને મોટામાં મોટો ફાયદો થયો છે। અને પાણીની ટાંકીથી કે અટલાદરા બસ સ્ટેન્ડ સુધીને લગભગ 18 જોઈન્ટ હતા। 18 જોઈન્ટમાંથી એ લોકોએ 10 જોઈન્ટ જે એવા હતા કે સડી ગયેલા, તૂટી ગયેલા, એ બધા ચેન્જ કરીને આ પાણીનો પ્રશ્ન અમને સોલ્વ કરી આપેલો છે। इस मामले VNM टीवी ने क्षेत्र के कॉरपोरेटर स्मित पटेल से संपर्क किया और मामले की जानकारी दी, जिसके बाद कॉरपोरेटर स्मित पटेल और वार्ड अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों के पहुंचते ही सड़क पर पड़े कचरे और कीचड़ को हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई। इस दौरान कॉरपोरेटर ने कहा, गटर लाइन से निकलने वाला कचरा पूरी तरह गीला होता है, जिसे सूखने में करीब 2 से 3 दिन का समय लगता है। इसी वजह से उसे तत्काल निपटाने में दिक्कत आती है।
हालांकि मीडिया द्वारा मामला सामने लाए जाने के बाद प्रशासन को तुरंत कार्यवाही करने का मौका मिला। हम हमारे वार्ड 12 में अटलादरा विस्तार है BAPS मंदिर के पास, जहाँ वर्षादी कास का पानी का सबका एक साथ काम चल रहा है। जो 22 जॉइंट थे, जो अभी हमने सिर्फ 4 जॉइंट में वो काम पूरा किया है, जहाँ फ्यूचर में कभी कंटेमिनेशन का प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए एक साथ वो सब एक काम हो रहा है। और जो आप जो बात कर रहे हो, जो स्टॉर्म वाटर जो डिपार्टमेंट जो सफाई की कामगिरी अभी स्टार्ट की है, उसको जो साफ करते हैं उसको 2 दिन उसके लिए बाहर, 1-2 दिन उसके लिए रखते हैं, क्योंकि इतने टाइम से वो अंदर होता है, वो गीला होता है। तो वो सपोज ट्रैक्टर से लेके जाते हैं तो रोड पे वो पूरा गंदा होता है, उसके लिए वो लोग 2 दिन तक रखते हैं। और आपका मोमेंट जो है हमको अच्छा लगा कि उससे हमको भी पता चलता है कि इतना टाइम हुआ है, तो अधिकारी को हम लोग भी सूचना करके वो चीज़ को काम वो संपूर्ण तरीके से वो खत्म हो जाए, उसके लिए आपका भी मैं आभार मानता हूँ। और जो हमारे अधिकारी है वो भी दिन रात काम कर रहे हैं। अभी जो प्री मानसून का अभी स्टार्ट हुआ है और वो सब कामगिरी आप देख सकते हो। आप जहाँ जहाँ बोले वो आज एक्चुअली वो लोग आज उठाने ही वाले थे और आपके माध्यम से पता चला, वो भी हमारे लिए अच्छी बात है। और अभी हमारा सब मानसून के पहले सब काम, जो ड्रेनेज का काम हो, जहाँ जहाँ वार्ड में जहाँ भी सब खड्डे खोदे जो मेंटेनेंस चल रहा है, वो हम 4 काउंसिलर, हमारी पूरी संगठन की टीम, हमारे सब अधिकारी वार्ड 12 के सब उसमें ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि वो मानसून के पहले सब काम पूरा हो जाए, कि मानसून में लोगों को तकलीफ ना पड़े। अभी हमने वही निरीक्षण किया है कि जो अभी ऑलमोस्ट काम हो गया है, अभी जो एक वर्षादी का एक टुकड़ा है वो सिर्फ ज्वाइन करना है, बाकी पानी का जो था वो कामगिरी हो गई। अभी विस्तार में सबको पानी भी बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। उसके लिए जो भी है थोड़ा टाइम लगा है, 1-10 दिन जैसा लगा है, पर अभी 2-3 दिन में सब काम पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद ये रास्ता है जो खोदा हुआ है वो भी स्टार्ट हो जाएगा और अच्छी तरीके से सब साथ मिलके काम कर रहे हैं। आज ही हट जाएगा, एक्चुअली आज हटाने ही वाले थे, पर 2 दिन पहले ही वो निकाला था। जो वर्षादी का जो कचरा होता है वो 2 दिन पहले ही निकाला था, तो वो सूखने के लिए वो लोग रखते हैं, वरना फिर ट्रैक्टर में जाते हैं तो पूरे रोड पे जो वो गंदा पानी होता है इतने टाइम का, वो फिर पूरे रोड पे भी स्मेल मारता है। उसके लिए वो लोग 1-2 दिन रखते हैं कि धूप में वो सूख जाए। VNM TV पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए VNM न्यूज। RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો. હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા. અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ. Kamakshi Avenue. Call 9824012323.
project RERA approved. गुजरात के वडोदरा में महानगर पालिका द्वारा समाज सुधारक राजा राम मोहन राय की जन्म जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। आज राजा राम मोहन राय की जन्म जयंती के अवसर पर वडोदरा महानगर पालिका की ओर से उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर अक्षय बुडानिया द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस कार्यक्रम में शहर के विभिन्न वार्ड के कॉरपोरेटर मौजूद रहे, जिनमें वार्ड 8 की कॉरपोरेटर रीटा आचार्य भी शामिल रहे। वहीं पूर्व चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र पटेल की उपस्थिति भी कार्यक्रम में देखने को मिली। बैंड बाजे के साथ जन्म जयंती समारोह मनाया गया और सभी उपस्थित लोगों ने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर राजा राम मोहन राय को श्रद्धांजलि दी। आज वीएमसी द्वारा माननीय काउंसिलरश्रीओ અને પૂર્વ સ્ટેન્ડિંગ સમિતિ ચેરમેનશ્રીની અધ્યક્ષતામાં અહીંયા રાજા રામમોહન રોયજીના જન્મતિથિ નિમિત્તે એમને સન્માનિત કરવામાં આવે છે, એમને યાદ કરવામાં આવે છે અને માલાર્પણ કરવામાં આવે છે। રાજા રામમોહન રોયજી દ્વારા બ્રહ્મો સમાજની સ્થાપના કરવામાં આવેલ હતી। બ્રહ્મો સમાજ દ્વારા ઘણા બધા જે અંગ્રેજોના સમયમાં આપણે ત્યાં જે કુપ્રથાઓ હતી, સતી પ્રથા હતી, અંધશ્રદ્ધા હતી, એને દૂર કરવા માટે, સમાજ સુધાર કરવા માટે ઘણા બધા મોટા કામો કરવામાં આવેલ છે। એ પ્રસંગે આજે એમની જે જ્યારે બર્થડે છે, જે જન્મતિથિ છે, આપણે એમને સન્માનિત કરવામાં આવે છે, એમને યાદ કરવામાં આવે છે। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद में अलबद्र कमांडर हमजा बुरहान के मारे जाने की खबर सामने आने के बाद उसके परिवार ने मीडिया के सामने बड़ा खुलासा किया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की मुजफ्फराबाद में अल बद्र कमांडर हमजा बुरहान के मारे जाने की खबरों के बीच उसके परिवार ने उससे दूरी बना ली है। पुलवामा के खरबतपोरा गांव के रत्नीपोरा इलाके में रहने वाले हमजा बुरहान के पिता ने बताया कि जनवरी 2018 में वो MBBS की पढ़ाई करने के लिए पाकिस्तान गया था, जिसके बाद परिवार का उससे संपर्क टूट गया। परिवार का कहना है कि पुलवामा आतंकी हमला साजिश में नाम आने के बाद उन्हें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमजा के पिता के मुताबिक परिवार के एक बेटे जिसने JKAS परीक्षा पास की थी वो फिलहाल जेल में है, जबकि दूसरे बेटे का कैरियर भी प्रभावित हुआ। परिवार ने कहा कि हमजा की गतिविधियों की सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ी और वर्षों से उनका उससे कोई संबंध नहीं था। बात जो आपने कहा वो क्या करने गए पाकिस्तान, 28 जनवरी 2018 में वो पाकिस्तान गए MBBS करने के लिए। फिर हमें मेरे कहने ये मशवरे के बगैर खुद ही चला गया। इससे पहले वो 2017 में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बेंगलुरु में पढ़ रहा था। पहले सेमेस्टर क्लियर करने के बाद वो दिसंबर में घर आया और जनवरी में वापस चला गया। 13 दिन के बाद हमें मालूम हुआ कि वो पाकिस्तान चला गया। जब हमें कॉल आई तो हमें इसी वक्त पुलिस और एजेंसी को कंफर्म किया कि मेरा बेटा पाकिस्तान चला गया, हमारे मशवरे के बगैर खुद ही चला गया। फिर हमने उसको बताया कि आपने 1 महीने का ये वीज़ा निकाला, आप वापस आ जाओ। 1 महीने के बाद उसने अपना वीज़ा डाला, स्टूडेंट वीज़ा, कि मैं MBBS कर रहा हूँ पाकिस्तान में। वो डॉक्यूमेंट हमने एजेंसी और पुलिस के हवाले कर दिए कि मेरा बेटा पाकिस्तान में MBBS कर रहा है। बदकिस्मती से 2 महीने के बाद मालूम हुआ उसने गलत रास्ता इख्तियार किया। तब से हम उसी वक्त उसने हमारे साथ राब्ता ही काट दिया, उसके साथ हमें कोई लेन देन नहीं था। उसके बाद जो हमने उसकी वजह से जो सितमज़री मुसीबत हमने उठाई है, पहला मुसीबत ये है कि मेरा बड़ा भाई बेटा शाहिद गुलजार 19 बेच का केस उसने क्वालिफाई किया। 2022 में उसे गिरफ्तार कर दिया गया। इस वक्त वो जेल में पिछले 5 सालों से। दूसरा बेटा आरिफ गुलजार जिसने PhD के और इसके साथ नेट क्वालिफाई किया, उसे जाना है रशिया रिसर्च करने के लिए, मगर उसका पासपोर्ट ही जब्त कर दिया गया। शाहिद इस वक्त जम्मू जेल में बंद है। मैं इस वक्त गवर्नर इंतज़ामिया और एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश कर रहा हूँ, अगर मेरा बेटा शाहिद गुलजार भाई की वजह से बंद था, उसने जो गलत रास्ता इख्तियार किया उसका मुआवजा उसको मिल गया, आज वो मर चुका है पाकिस्तान में। इंतज़ाम से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अब मेरे बेटे को रिहा करो इंसानियत की बुनियाद। गुजरात के वडोदरा के डभोई में आगामी बकरी ईद त्योहार को लेकर पुलिस विभाग द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। आगामी 27 तारीख को मनाए जाने वाले बकरी ईद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न करने के उद्देश्य से डभोई पुलिस विभाग द्वारा शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन DYSP आकाश पटेल की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें PI KT पटेल भी उपस्थित रहे। बैठक में बकरी ईद त्योहार के चलते शांति और सुरक्षा बनाए रखने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। पुलिस विभाग ने सभी नागरिकों से भाईचारे और आपसी सौहार्द के साथ
त्योहार मनाने की अपील की। गुजरात के वडोदरा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फलों की बिक्री को लेकर बड़ी कार्यवाही की है। वडोदरा में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फलों के गोदाम पर वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू के आदेश अनुसार जांच अभियान चलाया। आरवी देसाई रोड पर स्थित कई गोदाम में टीम ने पहुंचकर फलों की गुणवत्ता की जांच की। स्वास्थ्य विभाग को आशंका थी कि कुछ व्यापारी फलों को जल्दी पकड़ने के लिए कार्बाइड जैसे हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी को लेकर अधिकारियों ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और सैंपल्स लेकर जांच की प्रक्रिया शुरू की गई। ખાસ કરીને જે ફ્રૂટનું વેચાણ થઈ રહ્યું છે એમાં અખાદ્ય કોઈ કાર્બાઇડથી પકડવામાં આવે છે, ચેકિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલી છે। મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબની સૂચના અને ડેઝિગ્નેટેડ ઓફિસ સાહેબની સૂચના મુજબ આજ રોડ આજે આરવી દેસાઈ રોડ છે જેમાં ફ્રૂટની જે વખારો આવેલી છે, દુકાનો આવેલી છે તેનું ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવેલ છે। ખાસ કરીને એમાં જે કાર્બાઇડ વાપરે છે કે એની ચેકિંગની કામગીરીમાં અત્યારે દબાણ શાખા, સેનેટરી શાખા, માર્કેટ શાખા અને ફૂડ શાખા જોઈન્ટ રીતે કામગીરી કરવામાં આવે છે। એમાં આ દુકાન જે સમરસ ફ્રૂટ કરી દુકાન છે એને અત્યારે લાયસન્સ ફૂડ સેફ્ટી લાયસન્સ હતું એટલે બંધ કરેલ છે। જે એપ્લાય કરશે ત્યારે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી એના પર દંડ પણ વસૂલ કરવામાં આવેલ છે। લગભગ 5,000નો અને 6,000ની આસપાસ દંડ वसूल કરવામાં આવે। गुजरात के वडोदरा से बड़ी खबर सामने आई है, जहां एक परिवार ने गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आवेदन पत्र दिया। वडोदरा के हितेंद्र सिंह परमार की 21 फरवरी 2026 को अगोरा मॉल के पास बिल्डर के बाउंसरों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिस पर उनके परिवार का कहना है कि घटना के बाद पुलिस ने मामले में गंभीरता नहीं दिखाई और केवल दुर्घटना का मामला दर्ज किया गया। इसी के विरोध में आज परिजन कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और मामले की दोबारा जांच की मांग की। मृतक के भाई अजित सिंह परमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए, खासकर मृतक के छोटे बच्चों के भविष्य को देखते हुए वे लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आज विगत में एवं है कि गया फेब्रुआरी महीना 21 तारीखना रोज मारा भाईनु अगोरा मॉल खाते मृत्यु थयुं हतुं। ते दरमियान अमे पोलीस स्टेशन में जते वखते अमे त्यां जाण करी हती कि मारा भाईनु हत्या करवामां आवी छे, पण ते दिशामां तपास बिल्कुल करवामां हाल सुधीमां नथी आवी। त्यां खाली अकस्मात गुनो नोंधीने खाली नामपात्र कागळ पर कार्यवाही करवामां आवी छे। ना स्थळ पर तपास करवामां आवी छे कि ना कई एमां जे ईसमो ते हत्याराओ त्यां सामेल छे कोई पण जे व्यक्तिओ ते विषय पण कई तपास करवामां हाल सुधी नथी आवी। અને જે તે વખતે બનાવ બન્યો તે વખતે પોલીસનું કાર્યવાહી પણ અમને જે તે પીઆઈ દ્વારા પણ અમને જે વખતે હતા હાજર ત્યાં ખોડિયાદર સાહેબ તેમણે પણ અમારા પીએમ રૂમમાં પણ અમને બોલાવીને કીધું કે તમે કે મીડિયામાં બાઇટ્સ ના આપશો અને તમે છેલ્લે તો સર મારી પાસે જ આવવું પડશે કોઈ પણ કાર્યવાહી માટે। જે તે બનાવમાં એવું બન્યું હતું કે મારો ભાઈનું ત્યાં આગળ અગોરા મોલ ખાતે સાઈડનું કામ ચાલુ હતું, જે પોતે ઇલેક્ટ્રિશિયન તરીકે વાયરમેનનું કામ કરતો હતો અને કોન્ટ્રાક્ટર હતો પોતે। તો ત્યાં આગળ એનું બિલનું પેમેન્ટ ત્યાં હતું, તો ત્યાં સાઈડ પર ખાલી એનું બિલ હોળી હતી, હોળીના સામે પેમેન્ટ માટે ત્યાં ગયો હતો કે પેમેન્ટ લઈને હું આવી જાઉં છું। તો 4 વાગ્યા સુધી મારી સાથે વાત થઈને મને મળીને ગયો છે એ મારો ભાઈ, અને ત્યાં કલાક પછી એનો મારા ઘરેથી ફોન આવ્યો કે મારો ભાઈને ત્યાં પડવા સ્થળ પર પડ્યો છે। જ્યાં સ્થળ પર જઈને હું તપાસ કરી તો મારા ભાઈનું મરણ હાલતમાં ત્યાં બોડી પડી હતી। ત્યાં પછી આગળની કાર્યવાહી માટે પોલીસ આવી અને ત્યાં અમને પોલીસમાં લઈ ગયા અને ખોડિયાદર સાહેબ દ્વારા અમને ખાલી એક વિડીયો બતાવવામાં ફૂટેજ આવી। સમા પોલીસ સ્ટેશનમાં અમને બોલાવવામાં આવ્યા સાંજે 9 થી 10ના ગાળામાં। પછી ત્યાં આગળ અમે જઈને મને વિડીયો બતાવવામાં આવ્યો કે તમારો ભાઈ આવી રીતે પડીને ઓફ થઈ ગયો છે, મરી ગયો છે, ત્યાં આગળ મૃત હાલતમાં પડ્યો છે। તો સાહેબ મેં કીધું આવી રીતે મેં કીધું કઈ રીતે પડી જાય તો તમારો ભાઈ ત્યાં ચોરી કરાવે। મેં કીધું સાહેબ મેં કીધું મારા ભાઈએ મને જાણ કરી હતી કે ત્યાં બિલ માટે જાય છે અને તે એની સાથે પણ બીજો એક વ્યક્તિ પણ અજીતભાઈ કરીને સાથે હતો। तो मैं कहूँ पॉसिबल है नहीं आ वस्तु मैं कहूँ અને છેલ્લા 15 દિવસથી એનું કામ ચાલુ હતું સાइड પરનું। गुजरात के वडोदरा शहर की कलेक्टर कचहरी में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा गौ हत्या के विरोध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। वडोदरा शहर की कलेक्टर कचहरी में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा गौ हत्या के विरोध में कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर प्रस्तुति की गई। संगठन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि राज्य में लगातार गौ हत्या और गौ तस्करी जैसी घटनाएं बढ़ रही है, जिसे लेकर हिंदू संगठनों में रोष देखा जा रहा है। संगठन का कहना है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और गौ माता देश की संस्कृति और आस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में गौ संरक्षण केवल धार्मिक विषय नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी बेहद आवश्यक है। विश्व हिंदू परिषद के गौ रक्षक विभाग ने विशेष रूप से बकरीद के मौके पर राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन से गौ हत्या तथा गौ तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की है। इसी मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। गावो विश्वस्य मात्र आ भारत देश ऋषि અને કૃષિ સંસ્કૃતિ પર આધારિત છે। આ ભગવાન મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી રામનું દેશ છે, આ કૃષ્ણનું દેશ છે, મહાદેવજી હનુમાનજીનું આ દેશ છે।
આ દેશમાં જો સરેઆમ ગાયો ચોરાતી હોય, કપાતી હોય, એ કેમ સાંખી લેવાય? અને એસ્પેશિયલી હવે સમય એવો આવ્યો છે કે જ્યાં ગાવો વિશ્વસ્ય માત્ર, ગાય આખા વિશ્વની માં છે, પશુ નથી, એ ઢોર નથી. આ સરકારે પણ આદરપૂર્વક સ્વીકારવું જોઈએ અને એના કાયદા અને કાનૂન એવા અગાધ સક્ષમ કરવા જોઈએ કે કોઈની હિંમત ના થાય કે આ કૃત્ય કરે. આજે વડોદરામાં વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને બજરંગ દળ સંયુક્ત ક્રમે દક્ષિણ ગુજરાતના સર્વ ગૌ સેનાપતિઓ આજે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા અહીંયા પધાર્યા. અમે નમ્રતાપૂર્વક આવેદનપત્ર આપ્યું અને વિનંતી કરી છે કે આપણા દેશમાં, કારણ કે આ ભારત છે, પાકિસ્તાન નથી, આ બધા જાણે છે, સ્વીકારવું જોઈએ. તો અહીંયા ગાયો કપાવી ના જોઈએ, ગાયો ચોરાવી ના જોઈએ. ગૌ રક્ષા, ગૌ સંરક્ષણ, ગૌ સેવા એ સન્માનપૂર્વક થવું જોઈએ. તો આજે અમે સર્વ અહીંયા ગૌ સેવકો અહીંયા હાજર થયા છે અને આવેદન આપ્યું છે. આશા કરીએ છીએ કે ત્વરિત તાત્કાલિક ધોરણે આના ઉપર અમલ કરવામાં આવે અને આપણા દેશને उजागर કરવામાં આવે. जय गौ माता की. वीएनएम टीवी पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द लौटेंगे कुछ और खास खबरों के साथ। आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेवीकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us.
sponsor a project through an annual CSR fund, support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात की आर्थिक राजधानी अहमदाबाद के पौश एरिया में लगी आग ने दमकल विभाग के दावों की पोल खोल कर रख दी, क्योंकि दमकल दस्तों को मौके पर पहुंचने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग गया। अहमदाबाद में एसजी हाईवे पर सॉलिटेयर बिल्डिंग के बी विंग की तीसरी मंजिल पर आज अचानक आग लग गई। आग देखते ही देखते तीसरी मंजिल से चौथी और पांचवी मंजिल तक पहुंच गई। अचानक आग लगने से पूरे इलाके में भारी अफरा तफरी और दहशत फैल गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए फायर डिपार्टमेंट को आग लगने की घटना की जानकारी दी गई। शुरुआती जांच में पता चला कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चीफ फायर ऑफिसर की दी गई जानकारी के मुताबिक 50 लोगों को बचा लिया गया है। जो फायर ब्रिगेड को जानकारी मिली थी, उससे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फायर होने की घटना का मैसेज मिला था और उसमें ये भी क्लियर था कि वहाँ पे मानस फंसे हुए हैं ऑफिस बिल्डिंग से। तो इमीडिएटली फायर टीम यहाँ पर रीच किया एंड रेस्क्यू की कार्रवाई पे स्टार्ट की गई। तो तकरीबन मेरे जो हाईरेज बिल्डिंग अप्रोच करने वाले TTL हाइड्रो प्लेटफॉर्म यहाँ पे आ गए। वाटर के लिए मेरे बाउजर्स और गजरास मेरे फायर व्हीकल्स यहाँ पे आ गए और इमीडिएटली रेस्क्यू करना शुरू किए। तो मोर देन 50 के आसपास पर्सन का रेस्क्यू किया गया। जो ट्रैप थे, स्मोक के कारण निकल नहीं पा रहे थे, उनको दरवाजे तोड़ के या फिर ग्लास जो पार्टीशन थे उनको तोड़ के उनको बाहर निकाला गया। एक कैजुअलिटी हुई है जो अनकॉन्शियस मिला हमको, तो 5th फ्लोर पे, तो उनको वहाँ से फायर की टीम ने इमीडिएटली हॉस्पिटल शिफ्ट किया। कितने फ्लोर पर आग लगी उसका कोई वजह पता चल? 3rd, 4th, 5th जो मेजर जो इंप्रेशन दिख रहा है फायर का। देन उसके बाद पूरा स्मोक फील्ड था अप टू 11th फ्लोर, टॉप फ्लोर तक। अभी भी सर कोई फंसा हुआ है या सबको रेस्क्यू कर लिया गया है? नहीं, अप टू टॉप फ्लोर तक, अप टू टेरेस तक पूरा एक एक कॉर्नर चेक कर लिया गया फायर टीम के द्वारा और एज ऑफ नाउ कोई पर्सन ट्रैप नहीं है। फायर पर कंट्रोल पा लिया गया है? यस, फायर कंट्रोल। थैंक यू। गौरतलब है कि जिस बिल्डिंग में आग लगी, सॉलिटेयर कॉर्पोरेट पार्क और प्रहलाद नगर फायर स्टेशन के बीच की दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है। यानी फायर फाइटर को कॉल मिलने के 3 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन फायर फाइटर्स को प्रहलाद नगर फायर स्टेशन और सॉलिटेयर कॉर्पोरेट पार्क के बीच 3 मिनट की दूरी को तय करने में 21 मिनट लग गए। ये पूरी घटना एसजी हाईवे मकरबा इलाके में हुई, जिसे अहमदाबाद का सबसे पॉश इलाका माना जाता है। लेकिन आज की घटना से फायर डिपार्टमेंट के बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को राहत देते हुए नगर निगम कार्यालय द्वारा लाइसेंस और विक्रय प्रमाण पत्र वितरित किए गए। हरिद्वार निगम कार्यालय में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना और उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति के तहत रेडी पटरी के लघु व्यापारियों को लाइसेंस और विक्रय प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर मेयर श्री किरण जयसल ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाना और शोषण मुक्त रोजगार उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। देखिए, पहले तो मैं संजय चोपड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये हमेशा गरीबों की आवाज़ को उठाते हैं और हमारे संज्ञान में लाकर इनके हित की कार्य करवाते हैं। और आज हमने लघु व्यापारियों के लाइसेंस वितरण किए हैं और मैं हमेशा लघु व्यापारियों के साथ हूँ, इनका उत्पीड़न नहीं होने दूंगी। आज हमने इनको लाइसेंस वितरण किया है। ये मेरा परिवार है और मैं परिवार के साथ हमेशा खड़ी हूँ और ऐसे ही आके हम कार्य करते रहेंगे। अगर किसी के लाइसेंस नहीं बने हुए हैं तो आप निगम में आइए, मैं आपके लाइसेंस बनवा के दूंगी और मैं आपके साथ हमेशा खड़ी हूँ। आपका मैं उत्पीड़न नहीं होने दूंगी। वहीं लघु व्यापार संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने कुंभ मेला 2027 को देखते हुए छोटे व्यापारियों के लिए स्थायी वेंडिंग जोन और बेहतर व्यवस्थाएं कराने की मांग उठाई। कि आप देखेंगे कि जो रेडी पटरी का स्ट्रीट वेंडर है उसे अतिक्रमण खाली करके उसे खदेड़ दिया जाता है उसके स्थान से। तो आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उत्तराखंड फेरी नीति नियमावली के नियम अनुसार फेरी समिति के बैठक के निर्णयों के क्रम में आज जो है मेयर महोदय द्वारा जो है प्रथम चरण के हमारे को लाइसेंस वितरित किए गए हैं। जो अभी हमारे 3 वेंडिंग जोन है उनके लाइसेंस वितरित किए गए और कुछ चलती फिरती ठेली गए हैं। जैसे कि आप देखेंगे रेलवे स्टेशन के आसपास जो हमारे स्ट्रीट वेंडर है उनको लाइसेंस दिए गए हैं
हर की पौड़ी क्षेत्र के दिए गए हैं और हमारे जो सीसी टावर के आसपास यानी कि अगर कहेंगे दीनदयाल उपाध्याय पार्क के नजदीक वहाँ भी हमारा वेंडिंग जोन बनने जा रहा है। जो लोग पंजीकृत हैं उनको प्रथम चरण में 31 मई तक लाइसेंस दिए जाएंगे और जो लोग पंजीकृत नगर निगम में नहीं है, जैसा भी मेयर साहब ने अपने उद्बोधन में कहा उन्होंने कि हम लोग सभी को देंगे। यदि ज्यादा से ज्यादा लोग अगर यहाँ पर आवेदन करते हैं नगर निगम में तो निश्चित रूप से उन्हें लाइसेंस दिए जाएंगे, उन्हें कारोबार करने की अनुमति दी जाएगी और राज्य सरकार के संरक्षण में जो भी स्ट्रीट वेंडर की योजना चल रही है उसका शुद्ध रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा। लगभग प्रथम चरण में मैं समझता हूँ कि आज 100 से 125 लाइसेंस अभी दिए गए हैं और आने वाले दिनों में जो योजना है वो 1500 के लगभग की है। गुजरात के राजकोट में पेट्रोल और डीजल के बढ़े दामों के बीच और साथ ही पेट्रोल की कमी देखने मिल रही है, जिसके चलते ट्रांसपोर्ट कारोबार पर गंभीर असर पड़ रहा है। राजकोट में डीजल की कथित कमी को लेकर ट्रांसपोर्ट कारोबारी में चिंता बढ़ गई है। गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हसुभाई भगदेव ने कहा कि डीजल की भारी कमी के कारण वाहन संचालन में परेशानी आ रही है। भाव વધારો તો થયો છે એ તો ગૌણ બાબતે, ચાલો ભાઈ સરકારને પોસાતું નથી, ભાવ વધારો કર્યો, પણ પરિસ્થિતિમાં ડીઝલ જ નથી મળતું તો આ ઉદ્યોગ, ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગ ને ઇન્ડસ્ટ્રી ઉદ્યોગ મરવાને આરે છે। ઓલરેડી આ લડાઈના કારણે 40% તો ધંધા બિઝનેસ ડાઉન છે, વ્હીકલના, ટ્રાન્સપોર્ટના, ઇન્ડસ્ટ્રીઝના નવા ઓર્ડર કોઈને આવ્યા નથી અને આ અધૂરામાં પૂરું આ ડીઝલના ભાવ વધારા એટલે બધી કોઈનું એટલું બધું ભાર છે પબ્લિક ઉપર, સરવારે પબ્લિક ઉપર જ આવવાનો છે। આના માટે સરકારે કંઈક વિચારવું પડશે, આના કંઈક રસ્તા કાઢવા પડશે। બધી જગ્યાએ એમ કે ડીઝલ મળે, પંપે ડીઝલ આપે, અમારી ગાડી જાય તો 5000 રૂપિયાનું ડીઝલ આપે તો 5000 રૂપિયામાં ગાડો ખટારો અમારો હાલે 150 થી 200 કિલોમીટર, તો બાકી આગળ જઈને મળશે કે નહીં મળે એ કેમ વિચારવું? મળવું તો છે ને। અત્યારે હરવે બધી જગ્યાએ ડ્રાયના પાટિયા લાગવા માંડી ગયા છે। ઓછું આપવા પાછળનું કારણ એ છે કે ડ્રાય ન થાય પંપો, ઓઆપો ન થાય પબ્લિકનો, એટલે આ બધી આ લોકોની સરકારી નીતિ રીતિ છે કંપનીઓવાળાની। રાજકોટ જિલ્લામાં નાના મોટા કોમર્શિયલ વ્હીકલ કહીએ ને તો 5000 વ્હીકલો હશે, એમાં 50% 2 થી 2.5 તો ઓફરોડ થઈ ગયા છે કે બિઝનેસ નથી, ડીઝલ મળતું નથી, એ લોકો જાતા નથી કે અહીંયાથી બહાર ભરીને ગયા પછી બહારનું ખાવું, બહારે રહેવું, બહારે હેરાન થવું, કમાવા કરતાં ગુમાવવાનો વધારે વારો આવે એટલે ઓફરોડ થઈ ગયા છે। ત્યારે વાત કરીએ તો 24 થી 30 કલાકમાં વ્હીકલ પહોંચી જતા, 20 થી 30 કલાકની અંદર, અત્યારે 40 કલાક થાય છે। ડીઝલની લાઇનમાં ઊભું રહેવું પડે છે, 2 કલાકે ડીઝલ મળે છે એટલે, અને ડીઝલ મળવા કરતાં ડીઝલ ગાડી એટલી વાર ચાલુ જ રાખવી પડે, લાઇનમાં વારો આવે એટલી વાર, એટલે ઈંધણનો દુરુપયોગ થાય છે, પ્રદૂષણ વધે છે। ખરેખર સરકારે આના માટે કંઈક વિચારવું પડે। જેમ લોકડાઉન વખતે ટ્રાન્સપોર્ટ ઉદ્યોગને કે ઇન્ડસ્ટ્રીને જે રાહત આપવામાં આવી હતી એમ હપ્તામાં કંઈક રાહત આપવી પડે। સરકારે फाइनेंस कंपनी સાથે ચર્ચા કરીને હું એવી સરકારને મારા વતી એક વિનંતી કરું છું। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजकोट के सांसद परसोत्तम रूपाला ने भी पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के बीच पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पर अपना बयान दिया है। આ પરિસ્થિતિનો જિલ્લાના અધિકારીઓ સાથે પરામર્શ કરીને વિગતો લીધી છે। ડીઝલ માટે જરૂરિયાતમંદ સેવાઓની અનુકૂળતામાં ક્યાંય વ્યવધાન ના આવે એટલા માટે કાલે એક કિસ્સો મારા ધ્યાનમાં એવો પણ આવ્યો હતો કે બહારથી આવેલા મુસાફરો એ ડીઝલના અભાવે અટકી પડ્યા હતા। સ્થાનિક તંત્રએ એમની મદદ કરી અને એમને જવાની સુવિધા કરી આપી હતી। રાજ્ય સરકાર સાથે આ વિષયોનો સતત પરામર્શ કરીને લોકોને ઓછામાં ઓછી હાડમારી પડે એ માટેના પ્રયત્નો કરી રહ્યા છીએ। નાગરિકોને મારી 2 હાથ જોડીને વિનંતી છે કે આ વર્તમાન પરિસ્થિતિને કારણે અકળામણથી આપણે એમાં લાઈનો લગાડવામાં ન જોડાઈએ, આવતીકાલે શું થશે એવા ભયને કારણે, પરંતુ વિવેકપૂર્ણ રીતે ઉપયોગ કરીએ અને જરૂરત ન હોય તો આ વપરાશનો સંયમપૂર્વક આપણે કંટ્રોલ કરીએ એવી પણ એક નમ્ર अपील करूं। गुजरात के राजकोट के सिनर्जी अस्पताल में इलाज के दौरान 42 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। राजकोट की सिनर्जी अस्पताल एक बार फिर विवादों में है। अस्पताल की कथित लापरवाही के चलते 42 वर्षीय युवक की मौत होने का आरोप परिजनों ने लगाया है। परिवार का कहना है कि युवक को समय पर उचित उपचार नहीं मिल सका, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। અમારા ગણપતિ ગ્રુપના એક સભ્ય છે દીપક ઝાલા કરીને,
કે 3 દિવસથી અહીંયા સિનર્જી હોસ્પિટલમાં એડમિટ હતો, એને છાતીમાં દુખાવો હતો, એના હિસાબે અમે એને એડમિટ કર્યો હતો. પણ આ લોકો હોસ્પિટલવાળાએ એવું કીધું કે એની કિડનીમાં તકલીફ છે, કિડનીના રિપોર્ટ કરાવો. કિડની 3 દિવસ કિડનીના રિપોર્ટ જ કરાવી રહ્યા. આજે વહેલી સવારે 5 વાગે હાર્ટ એટેકથી એનું મૃત્યુ થયું છે. અને આ લોકો એવું કહે છે કે એને એટેક આવી ગયો ને એટલે એનું મૃત્યુ થયું છે. પણ ખરેખર એવું નથી. આ લોકોએ 3 દિવસ બેદરકારી જાળવી છે. બેદરકારીમાં મોટો હાથ ડૉક્ટર કલ્પેશનો છે. અને કલ્પેશ સાહેબે ફોનથી જ ખાલી એ લોકોની સારવાર લીધી છે. છોકરો આઈસીયુમાં 3 દિવસથી હતો અને ગમે ત્યારે અમે જતા તો એમ કહે છે કે છોકરાને સારું છે. છોકરો એમ કહે છે કે મને છાતીમાં દુખે છે. તો ડૉક્ટરે અત્યાર સુધી કોઈ એની ભાળ લીધી નથી. આ એના બનાવી છે. घटना के बाद परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिला। परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा तब तक वे मृतक का शव स्वीकार नहीं करेंगे। સાંજે 5 વાગે અમે એની પાસે હું ઊભો હતો આઈસીયુના બોર્ડે, ત્યારે મને એમ કીધું મને કે કુમાર મને માથામાં દુખે ને મને ડોકમાં દુખે. એ 6 વાગે લગી અમારે બેન એ જ વાત આવેલી હતી. 6 વાગે પછી એક ભાઈ આવીને એક ખાલી ટીકડી દઈ ગયા હતા. તે પછી એમ કીધું મેં એને કીધું લીંબુ શરબત દઈ જાવ. પછી લીંબુ શરબત દેવાયા હતા. ત્યારે એ ટીકડી પીધા પછી એ ભાઈને કોઈ જાતનો કાંઈ ફાયદો થયો ન. ત્યારે એમ જ કહેતા હતા. અને 6 માં 5 ઓછી એમ કહી દીધું આઈસીયુનો ટાઈમ પૂરો થઈ ગયો. અને આ ભાઈ યા લગી એમ કહેતો હતો મને આ માથું દુખે ને મને હાથ દુખે ને મને છાતીમાં દુખે. આ જ વસ્તુ એ ભાઈ બોલ્યો ઠેઠ લગીને. સવારે 5 વાગે એમ કીધું એનું હૃદય બંધ થઈ ગયું, ડેથ થઈ ગયો. તમારે જે હગાવાલો એને આવીને લઈ જવાય. એટલે આ બેદરકારી છે કલ્પેશ સાહેબની મોટામાં મોટી ઈ જ છે. જો એ મારો સાળો છે અને એકને એક છે. એની પાછળ કોઈ કમાવાવાળું ભાઈ છે નહીં. એના મમ્મી પપ્પા એ મોટી ઉંમરના. હજી એને મમ્મી પપ્પાને ખબર પડશે ને તો એને શું થાય એ હજી કોઈ નક્કી નથી. બરાબર, અમારી માંગ એક જ છે કે તમે આટલા પૈસા ભરતા આ ટ્રીટમેન્ટ આયા થઈ નથી વ્યવસ્થિત. અમને ન્યાય મળવો જોઈએ. ત્યાં લગી આયાથી બોડી ઉપર છે નહીં. જ્યાં લગી ન્યાય નહીં મળે ત્યાં લગી. गुजरात के कच्छ में हत्या के मामले को पुलिस ने चंद घंटों में सुलझाकर 3 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया है। कच्छ के रापर में मामूली बात में हत्या की घटना उजागर हुई थी, जिसमें A1 बिरयानी की दुकान पर हुए झगड़े में 25 वर्षीय महबूब अली को चाकू से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जिससे युवक की मौत हो गई थी। इस मामले पुलिस ने नरेश कोली, संजय कोली और एक नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया है। ગઈકાલે રાત્રે રાપર ટાઉનમાં બોમ્બે A1 બિરયાની ફરિયાદી શ્રી રિયાસત અલીની દુકાને 3 ઈસમો નાસ્તો કરવા આવ્યા હતા. તે સમય દરમિયાન આ ઈસમોએ ચમચીઓના ઘા કરતા ફરિયાદીના દીકરા મહેબૂબ જેને સમજાવવા જતાં એમની સાથે ઝઘડો કરી અને 3માંથી એક આરોપીએ છરી પેટના ભાગે મારી મહેબૂબ અલીનું મૃત્યુ નિપજાવેલ છે. બનાવની ગંભીરતા જોતા માનનીય બોર્ડર રેન્જ આઈજીપી શ્રી ચિરાગ કોરડિયા સાહેબ તથા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી સાગર ભાગમાર સાહેબ દ્વારા પોલીસ સ્ટેશન લેવલે તેમજ એલસીબીની अलग अलग टीमों बनावी तमाम आरोपियों ने राउंड अप करवामा आवे छे। आप देख रहे हैं VNM न्यूज़ और ये थी दिन भर की खबरें VNM न्यूज़ स्टूडियो से। VNM टीवी की सारी खबरें, शोज और अपडेट्स आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो टीवी के चैनल नंबर 647 पर लगातार देख सकते हैं खबरें, शोज और अपडेट्स। तो देखते रहिए VNM टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मुखातिब होंगे। नमस्कार।